हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विक्टोरियल। मैं नितिन मंडल आया हूँ आज एक नई वीडियो। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा, जहाँ पे हमने डेफिनेशन की इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कोजेज और मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। थर्ड हमने डिटेल डिस्कशन किया था अबाउट द डेप्रिसिएशन, खासकर थर्ड वीडियो जहाँ पे हमने बहुत डिटेल में बताया था डेप्रिसिएशन क्यों नाम पड़ा और किस लिए आया था। ऐसी एक स्पेशल वीडियो आज मैं लेके आऊँ जहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को कंटिन्यू करेंगे और साथ में हम सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे। जैसे कि हमने डेप्रिसिएशन की बात की थी कि डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, बट डेप्रिसिएशन लगाओगे कब से, कौन सी ऐसी डेट है जिस दिन डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर दोगे। तो आज हमने उसको सीखना है कि किस दिन डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन रिडक्शन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, और साथ में एक चीज और बताई थी, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन जो होता है इज ऑलवेज चार्ज ऑन द कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट, नोट द मार्केट वैल्यू। हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था लेक्चर 1 के अंदर। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके पढ़ सकते हो। ठीक है जी। तो अब वो जो मैंने कहा था कॉस्ट ऑफ द एसेट, तो एसेट की कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, हमने बोल तो दिया था कॉस्ट ऑफ द एसेट पे हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, बट वो कॉस्ट ऑफ द एसेट निकालनी पड़ेगी ना। तो वो कैसे निकलेगी वो हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़ना है। हमने आगे चल के और भी बहुत सारी चीजें देखनी है, फिर जैसे कि प्रेजेंटेशन देखनी है, जो हमने डेप्रिसिएशन की किया है, मेथड देखनी है ना। तो आज हम थोड़ी थोड़ी इसकी डिटेल को डिस्कस करते कंटिन्यू करते, देखते हैं आज हम और क्या क्या नई नई चीजें इसके अंदर सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने लेक्चर 1 के अंदर आपको पढ़ाया था कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। अगर नहीं पता तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां जाके देख सकते हैं मेरा पार्ट 1 व्हाट इज डेप्रिसिएशन, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन। ठीक है जी। मैंने आपको कहा था डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हमने पढ़ा था फिक्स एसेट की वैल्यू के अंदर जो भी रिडक्शन आएगी उस पर हम क्या चार्ज करते हैं जी, डेप्रिसिएशन। यही पढ़ा। अब मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, क्योंकि इसके अंदर हमने यूज किया फिक्स एसेट की वैल्यू में रिडक्शन, तो इसलिए हमें क्या पता होना चाहिए था फिक्स एसेट क्या है। इसलिए हमने इसकी डेफिनेशन लेक्चर 1 के अंदर पढ़ा था फिक्स एसेट्स क्या होता है। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता फिक्स एसेट क्या होता है तो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स के ऊपर लगता है और हमें फिक्स एसेट का पता होना जरूरी है। अगर वो फिक्स एसेट होगा तभी तो डेप्रिसिएशन लगाओ, इससे पहले तो हमें फिक्स एसेट पता होना चाहिए। ठीक है जी। इसलिए हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी फिक्स एसेट क्या होता है। और साथ ही में आज हम पढ़ रहे हैं जो मैंने आपको बताया, जो फिक्स एसेट है हमारा, ये जो मैंने आपको कहा फिक्स एसेट है। डेप्रिसिएशन अगर आपको याद हो, हमने एक चीज और पढ़ी थी इसके साथ, मैंने आपको कहा था डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट। जो आपके एसेट की कॉस्ट होगी उस पर चार्ज किया जाता है जी डेप्रिसिएशन। जो आपकी एसेट की कॉस्ट होगी, जो कॉस्ट होगी आपकी एसेट की, उस पर क्या निकाला जाता है जी, ये डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। अब एसेट की जो कॉस्ट होगी, तो पहले तो हमें कॉस्ट निकालनी आनी चाहिए ना, ये कॉस्ट पता होगी तभी तो डेप्रिसिएशन निकालोगे। डेप्रिसिएशन तो इसी पे चार्ज होगा और मेरे को यही नहीं पता है कि कॉस्ट क्या है। सबसे पहले तो हमें फिक्स एसेट की क्या ढूंढनी पड़ेगी, कॉस्ट। तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं फिक्स एसेट की कॉस्ट को कैसे ढूंढेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा अब हमने क्या पढ़ना है। तो चलिए कॉस्ट ऑफ एन एसेट देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं जी, कॉस्ट ऑफ एन एसेट। मतलब यूं कह सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एन एसेट। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो होता क्या है जी, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ट्रक था, जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी ले रखा है। ठीक है। हमने एक एग्जांपल लिया जी, ट्रक था कि लेट्स से हमने कोई ट्रक बाई की है। ठीक है। हमको ट्रक बाई करना है। ठीक है। हम मान लेते हैं इसकी जो कॉस्ट है वो कितने की है, 3 लाख रुपीज। ठीक है। ये मैंने माना ट्रक की कॉस्ट है 3 लाख रुपीज। अब आपको क्या लगता है ये ट्रक की क्या कीमत सिर्फ 3 लाख है या इसके अलावा भी और कुछ आएगा। आप देखो, जब आप कोई ट्रक या से कोई भी एसेट या कोई भी, मैं भी एग्जांपल ट्रक का ले रहा हूँ, चलो मैं बता दूं चलो ट्रक के बारे में। अगर आप कोई ट्रक बाई कर रहे हो तो इसमें पता है आपको एडिशनल बहुत सारे खर्चे लगने वाले हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो खर्चे कौन कौन से। इस ट्रक के अंदर एक तो आपने कहा ठीक है कॉस्ट है, इस कॉस्ट के अलावा अगर आपने ये ट्रक किसी के थ्रू खरीदा तो उसको आप कमीशन भी पे करोगे। कोई डीलर के थ्रू खरीदा है जैसे, उसको कमीशन दोगे। ठीक है ना, ये क्या हो रहा है इसके अंदर, प्लस कमीशन है ना। या यूं कहो तो कॉस्ट अगर इसकी 3 लाख थी, है ना, आपने उसको कमीशन दी लेट से 10,000 रुपए। ठीक है, बाय करने की ये कॉस्ट है 3 लाख। आपको पता है इसके ऊपर आपको प्लस में जीएसटी भी देना पड़ेगा, गवर्नमेंट का गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। लेट से 60,000 रुपए का आपने इसके अंदर ये टैक्स दे दिया। ठीक है जी। और कौन सी कॉस्ट होगी इसके अंदर,
और मान के चलिए, आपको पता है जब आप ट्रक खरीदोगे तो चलाओगे तो रोड के ऊपर ही ना, इसके ऊपर रोड टैक्स लगेगा। रोड पर चलने के लिए टैक्स देना पड़ता है, हाँ जी, वो भी देना पड़ता है। ठीक है जी। लेट से 10,000 रुपये का मैंने रोड टैक्स पे किया। और बताओ, और किस टाइप के खर्चे आपको लगता हो सकते हैं जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो? इंश्योरेंस। क्या आप इंश्योरेंस नहीं कराते? गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं होती? तो इंश्योरेंस की कॉस्ट भी, इंश्योरेंस के बिना तो वैसी गाड़ी नहीं बिकती। तो इंश्योरेंस की कॉस्ट भी इसके अंदर ऐड, इंश्योरेंस की कॉस्ट भी इसके अंदर ऐड होगी। लेट से ये थी 15,000 रुपये। ठीक है जी। और बताओ, और किस टाइप के खर्चे आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो? और आपको पता है इसके अंदर ऐड होगा, क्योंकि आपने ट्रक खरीदा तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कराओगे, तो रजिस्ट्रेशन के भी कॉस्ट इसके अंदर ऐड होगी। लेट से 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के लग गए, है ना, आपने ये भी इसके अंदर प्लस किया। और बताओ और कौन सी कॉस्ट इसके अंदर आ सकती है जब आप गाड़ी लेने जाते हो? तो रजिस्ट्रेशन करा दिया, आपकी एक फाइल मेंटेन होगी, फाइल चार्जेस के नाम से आपसे थोड़े से पैसे लिए जाएंगे। ठीक है, समझ लो 15,000 रुपये वो लग गए आपके। और किस टाइप के खर्चे आपसे होंगे? अब ये ट्रक या आपको चलाना आता है तो ठीक है, अगर आपने उनको बोल रखा शोरूम वालों को ये मेरे घर पे पहुंचा देना, तो बताओ वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी लेगा आपसे, घर पे लाने का। लेट से आपने कोई मशीन ही खरीदी है तो मशीन तो घर पे आएगी ना, तो घर पे आने की मशीन चार्जेस लगेंगे उसके। लेट से 10,000 रुपये के वो लग गए आपके। और बताओ किस टाइप के खर्चे होते हैं, देख रहे हो आप कितने टाइप के खर्चे हो रहे हैं आपके, कितने ज्यादा खर्चे हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। और बताओ और कौन सा खर्चा हो सकता है? लेट से एक खर्चा आप और जोड़ो इसके अंदर जो हो सकता है, वो है जी इंस्टॉलेशन चार्जेस, है ना। हो सकता है ट्रक के अंदर आपने कुछ स्पेशल चीजें इंस्टॉल करवाई हो, है ना, उसके चार्जेस अलग से लगेंगे, है ना, वो भी आपको पे करने पड़ेंगे, है ना, इंस्टॉलेशन चार्जेस। वो भी देख लेते हैं कितने हैं। लेट से समझ लो 20,000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस लग गए। तो अगर आप नोटिस करो तो मैंने कितनी सारी कॉस्ट इसके अंदर ऐड कर दी है। तो आप मुझे बता सकते हो टोटल कॉस्ट कितनी लग गई? टोटल कॉस्ट। तो अगर अब हम टोटल कॉस्ट करें, जरा ऐड करते हैं और देखते हैं कितनी हुई। तो चलिए शुरू करो, ऐड करो मेरे साथ। 3 लाख तो आपने ये जोड़े थे, 10,000 ये तो थी ओरिजिनल कॉस्ट। इसके अलावा आपने ये जो खर्चे ऐड किए, ये सारे क्या है? एडिशनल एक्सपेंसेस। ये सब क्या है? एडिशनल एक्सपेंसेस है जो आपने एसेट के ऊपर किए। एडिशनल एक्सपेंसेस जो आपने एसेट्स के ऊपर किए। ठीक है जी। तो ये देखो 10,000 आपने ये ऐड किए, 60 ये ऐड किए, 70, 10 आपने ये ऐड किए, 80, 15 आपने ये ऐड किए इंश्योरेंस। ठीक है जी। और 10 आपने ये रजिस्ट्रेशन, 15 के फाइल चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, एंड आपने जो नीचे और क्या क्या आपने ऐड किया था इसके अंदर, आपने देखो नीचे 20,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस को भी ऐड किया है। टोटल कॉस्ट आ गई है जी लगभग 4.5 लाख। तो 4,50,000 रुपए की हमारी टोटल कॉस्ट पड़ गई। ठीक है जी। ये हमें टोटल कॉस्ट पड़ गई एसेट की। ठीक है जी। अब कोई मेरे से पूछे एसेट कितने का ट्रक खरीदा है, तो आप ये नहीं कह सकते ट्रक मैंने खरीदा है 3 लाख रुपए का, तो ये ट्रक की ओरिजिनल कॉस्ट क्या 3 लाख है? क्वेश्चन ये है, क्या कॉस्ट 3 लाख रुपए है? ठीक है जी। क्या 3 लाख में आपने ट्रक खरीदा है, तो ट्रक की अगर देखो तो इसके अलावा आपने एडिशनल एक्सपेंसेस कितने सारे इसके ऊपर दे दिए। आपने ट्रक के तो 3 लाख रुपए दिए ही है, आपने ट्रक के तो 3 लाख दिए, साथ में एडिशनल एक्सपेंसिव भी इतने सारे कर दिए। तो आप मुझे बताओ टोटल कॉस्ट मेरे को कितनी पड़ेगी? टोटल कॉस्ट मुझे तो 4.5 लाख रुपए की। इसका मतलब ट्रक मुझे कितने का पड़ गया? तो ट्रक पड़ा है जी 4.5 लाख का। ठीक है जी। तो ये तो हमने देखा टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो आप देखो टोटल कॉस्ट हमें पता लग गई 4.5 लाख। अब मेरा क्वेश्चन आपसे एक और है, मुझे कंफ्यूजन है। ये जो आपको एक चीज अगर ध्यान से देखियो आपने, ये तो चलो समझ में आ गई, ये तो चीजें समझ में आ गई। अब मैं आपको दो चीजें दिखाता हूँ। पोस्ट के अंदर जो आपने फिक्स एसेट खरीदा है, हम फिक्स एसेट की जो पोस्ट थी, फिक्स एसेट की जो पोस्ट है, इसमें दो चीजें हुई है। एक तो रियल पोस्ट है जो इसकी थी, वो कितनी थी जी? 3 लाख। इसके अलावा प्लस में कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस आपने कर डाले, आपने एडिशनल एक्सपेंसेस कर दिए। कितने की जी? 1,50,000। 1,50,000 रुपए के आपने एडिशनल एक्सपेंस कर डाले। अब क्वेश्चन ये है, क्या 3 लाख तो चलो हमारी फिक्स एसेट की कॉस्ट है, ये तो मुझे समझ में आ गई। अब क्वेश्चन मेरे को सिर्फ ये है कि ये एडिशनल एक्सपेंस का क्या किया जाए? क्या ये एडिशनल जो एक्सपेंस है, इसको इसके साथ जोड़ के फिक्स एसेट की जो कॉस्ट है वो 4.5 लाख दिखाई जाए, या फिर जो फिक्स एसेट की कॉस्ट है वो 3 लाख ही दिखाई जाए?
और ये जो एडिशनल एक्सपेंस है इसको पी एंड एल में बुक किया जाए। मेरा डाउट आपसे ये है, आप मुझे ये कमेंट में बताओ क्या करना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। आई होप आपको डाउट समझ में आ गया होगा। रियल कॉस्ट 3 लाख थी, ये तो चलो आप एसेट में बुक कर लोगे कॉस्ट 3 लाख, ये एडिशनल वाले को पीएनएल में दिखाऊं या फिर इसी के अंदर ऐड करके ये 4.5 लाख की कॉस्ट दिखा दूं, क्या करना चाहिए, ये हमें समझना है कि इसका क्या करना है। जो उन लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा जिन्होंने लेक्चर 1 पढ़ रखा है, मैंने तभी कहा था आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देना, वहां जाके जरूर पढ़ लेना लेक्चर 1, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि आपको वहां पे डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट सब मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ये अब मैं इसका सही आंसर बताऊं तो यहाँ पे क्या होगा जी, जो आपकी फिक्स एसेट की टोटल कॉस्ट मानी जाएगी जिस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, तो वो होगी जी 3 लाख प्लस 150, टोटल 4,50,000। जी हाँ, ये आपकी बनेगी जी टोटल, ये आपकी बनेगी जी टोटल कॉस्ट। और डेप्रिसिएशन चार्ज होगा जी इसके ऊपर, चार्ज होगा जी 4.5 लाख के ऊपर, डेप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज होगा 4.5 लाख के ऊपर। ठीक है जी, 4,50,000 के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ना कि आपको 3 लाख के ऊपर। तो इसका डेप्रिसिएशन 450 पे चार्ज होगा, ठीक है जी, 3 लाख पे नहीं। तो आप ये मत सोचना 3 लाख में निकाल दूं 150 पे नहीं निकाल, तो आपको तो डेप्रिसिएशन 4.5 लाख में निकालना, क्योंकि आपकी फिक्स एसेट की टोटल कॉस्ट क्या मानी गई है जी 4.5 लाख, ये आपकी फिक्स एसेट की टोटल कॉस्ट, तो आपको इस पे निकालना है। तो आपको समझ में आया हमारी फिक्स एसेट के अंदर बहुत सारी एडिशनल कॉस्ट जुड़ी होती है जो हमें ऐड करनी पड़ती है। अब क्वेश्चन फिर भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, मैंने आपको कहा था कि पीएनएल में दिखाऊं या फिक्स एसेट में ऐड करो, तो मैंने आपको ये तो बता दिया फिक्स एसेट में ऐड करो, बट क्यों फिक्स एसेट में ही ऐड क्यों। अब ये सेकंड क्वेश्चन, ये डाउट आ गया सेकंड कि फिक्स एसेट पे ही क्यों, क्यों फिक्स एसेट में ऐड करूं, पीएनएल में ट्रांसफर क्यों नहीं की मैंने कॉस्ट को, पीएनएल में क्यों नहीं ट्रांसफर की, यहाँ पे यहाँ क्यों नहीं गई पीएनएल में, फिक्स एसेट में ही क्यों ऐड कर दिया मैंने, यही क्यों ऐड कर दिया। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए। तो इसका आंसर आपके पास खुद है, अगर आपने मेरे फर्स्ट लेक्चर सुन रखा है सही से तो ये देखो इसका भी आंसर मैं आपको दे देता हूँ। इसके आंसर के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, डेफिनेशन पढ़ाता हूँ। अगर आपको याद हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, चलो मैं आपको यही बता देता हूँ, अगर आपको याद हो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था, याद है आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था अगर आप कोई भी एक्सपेंस इंकर कर रहे हो एसेट को बाय करने के लिए, अगर आप कोई भी खर्चा कर रहे हो, यही था, आप कोई एक्सपेंस कर रहे हो, इंकर कर रहे हो, कोई एक्सपेंस इंकर कर रहे हो, है ना, वो एक्सपेंस इंकर कर रहे हो किसके लिए, एसेट बाय करने के लिए, और उसका जो बेनिफिट है, उसका जो बेनिफिट है, जो बेनिफिट मिलेगा वो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर या 1 फाइनेंशियल ईयर मिलेगा। मतलब जो भी एक्सपेंस आप कर रहे हो, जो भी खर्चा आप कर रहे हो किसी एसेट को बाय करने के लिए, आप कोई खर्चा कर रहे हो किसी एसेट को बाय करने के लिए या एक्वायर करने के लिए, और उससे मिलने वाले जो बेनिफिट है, ये जो बेनिफिट है उससे मिलने वाला वो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर होगा, मतलब ग्रेटर देन 1 अकाउंटिंग ईयर हो रहा है, 1 साल से ज्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा। आप जरा देख के बताओ तो अगर ऐसा कोई भी खर्चा आप करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा था, तो वहां पे जरूर पढ़ दो जाके लेक्चर 1, ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया मैंने, ठीक है जी। तो वहां पे हमने पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं इस टाइप के खर्चे को। अब जरा यहाँ पे देखो हमने जो किया, यहाँ पे हमने जो ट्रक बाई किया, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, ट्रक जो हमने बाई किया है, इस ट्रक की जो कॉस्ट मैंने आपको बताई थी अभी, वो बताई थी जी 450, इस 450 को मैंने 2 टुकड़े में बांटा था, 3 लाख। चलो ये तो इसकी रियल कॉस्ट थी, ये तो फिक्स एसेट में जानी जानी थी, ये तो कॉस्ट थी, ये तो फिक्स एसेट था ही। अब ये हम कहने की फिक्स एसेट नहीं पता था, ये भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में बता रखा था, वहां पे जरूर पढ़ लेना फिक्स एसेट ही क्यों है ट्रक, वहां पे भी हमने फिक्स एसेट की डेफिनेशन पढ़ी है। अगर कोई भी एसेट में खरीद रहा हूँ फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग इनकम तो उसको हम फिक्स एसेट कहते थे। ट्रक मैंने इसलिए खरीदा मैं इससे इनकम अर्न करूंगा, इसलिए हमारा फिक्स एसेट है, तो ये फिक्स एसेट तो है, इसकी तो कॉस्ट इसमें जानी थी। बट जो एडिशनल 150 किए थे मैंने, ये वाले, ये इसकी बात हो रही है, ये जो एडिशनल मैंने 1,50,000 किए एक्सपेंस, इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसको इसको हम क्या मानेंगे जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हमारा क्या मानेगा जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में केस में क्या होता है,
जो आपने फिक्स एसेट की कॉस्ट दिखा रखी है 3 लाख रुपी, जो आपने फिक्स एसेट की कॉस्ट 3 लाख रुपी दिखा रखी है, तो बाकी 150 को भी आप इसी के अंदर कैपिटलाइज करोगे एक्सपेंस, तो टोटल कॉस्ट कितनी की बन जाएगी जी? 4,50,000 की। ठीक है ना, तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी बन जाएगी? 4,50,000 की। तो हम सारे के सारे खर्चे क्या कर देते हैं? कैपिटलाइज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है वो कहता है जब आप पहली बार फर्स्ट टाइम कोई एसेट बाय करते हो, जब आप फर्स्ट टाइम कोई एसेट को बाय करते हो फर्स्ट टाइम, तो उस पर जो होने वाले खर्चे है, उस पर जो होने वाले एक्सपेंस है, होने वाले एक्सपेंस है जो फर्स्ट टाइम हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो होने वाले एक्सपेंसेस है, जो फर्स्ट टाइम आप इसके ऊपर इंकर कर रहे हो, फर्स्ट टाइम होने वाले जो एक्सपेंस है, वो सारे खर्चे जो होंगे, वो सारे जो एक्सपेंसेस होंगे, उसी एसेट के साथ साथ मर्ज किए जाएंगे, या जोड़े जाएंगे, या कैपिटलाइज किए जाएंगे। आप मर्ज कह लो, जोड़ना कह लो, जोड़ेंगे, या फिर आप इसको कैपिटलाइज कह लो, कैपिटलाइज करें। तो कैपिटलाइज का मतलब ही ये होता है कि आप एसेट के साथ जितने भी एडिशनल खर्चे होंगे सारे के सारे उसी एसेट के अंदर क्या कर दोगे? क्लब कर दोगे। उसी एसेट के अंदर क्या कर दोगे? क्लब कर दोगे सारे एडिशनल एक्सपेंस उससे रिलेटेड। ठीक है जी, वो सब के सब इसमें ऐड कर दोगे। यही रीजन था, ये जो मैंने फिक्स एसेट खरीदा था 3 लाख की तो कॉस्ट थी, उसके अंदर 150 मैंने इसीलिए इसके अंदर जोड़ के 450 बना दिया, क्योंकि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो आपको कुछ समझ में आया? स्टिल आपका कोई डाउट रह गया तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताना, मैं और ज्यादा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। लेट्स से ये देखो, आपने मोबाइल खरीदा। अब आप मोबाइल खरीदते हो, लेट्स से हम ये बिजनेस पर्पज के लिए यूज करेंगे मोबाइल। अगर आप कोई मोबाइल खरीद रहे हो तो सबसे पहले तो आप रिसर्च करते हो। रिसर्च क्या, आप घर पे बैठ के रिसर्च करते हो कौन सा मोबाइल खरीदूं, कौन सा मोबाइल खरीदूं, उसके फीचर्स क्या है, सब क्या है। अब मोबाइल को फाइंड करते हो, सिलेक्शन करते हो, पहले तो उसकी सर्च करते हो साइडों के ऊपर कितने सारे। तो समझ लो उसके लिए डाटा यूज नहीं होता, आपका क्या इंटरनेट यूज नहीं होता? आपका इंटरनेट यूज होता है ना? इंटरनेट यूज होगा, सर्च करोगे। समझ लो आपने 1,000 रुपए का तो इंटरनेट फूक डाला। ठीक है जी, उसको सर्च करने भी कौन सा मोबाइल ले कौन सा ना ले। ठीक है जी, और बताओ और क्या करती हो आप मोबाइल खरीदने के लिए? आपने इंटरनेट सर्च कर दिया। ठीक है जी, और इसके अलावा आपने मोबाइल की जो रियल कॉस्ट है, लेट्स से आपने कोई भी एक मोबाइल सिलेक्ट कर लिया, मुझे ये मोबाइल खरीदना है, मोबाइल की कॉस्ट है जी 20,000, आपने 20,000 रुपये का मोबाइल सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, अब बताओ फिर से इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, वो तो इसकी रियल कॉस्ट हो गई। ठीक है जी, प्लस इसके ऊपर टैक्स लगेगा, समझ लो 5,000 रुपये का टैक्स लग गया इसके ऊपर, है ना? अगर आप लोन पे ले रहे हो तो फिर से फाइल चार्जेस लगेगी इसके ऊपर, 1,000 रुपये फाइल चार्जेस के लग गए। इंटरेस्ट लगेगा लोन का इसके ऊपर, है ना? इंटरेस्ट के ऊपर हालांकि कोई अच्छा, अगर हम लोन को बाय करते हो उसको बोरोइंग कॉस्ट का भी कॉन्सेप्ट है, वो हम अलग से देखेंगे। ठीक है जी, 2,000 रुपये का आपका इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, या और भी एक्सेट्रा अदर एक्सपेंसिस बहुत सारे, इसके ऊपर इंश्योरेंस करा रहे हो आप, इंश्योरेंस भी होती है, तो लेट से 5,000 रुपये के और एडिशनल एक्सपेंसिस लग गए, तो 10 to 12 और एक 13, तो आपको 33,000 पे मोबाइल पड़ गया जी। ठीक है जी, तो अब क्या कहूंगा मैं, मोबाइल की कॉस्ट कितने की है? तो मोबाइल की कॉस्ट है जी 33,000। ठीक है जी, 33,000 का आपका क्या है ये मोबाइल। ठीक है जी, तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या बनेगी जी? 33,000, क्योंकि ये बिजनेस के लिए यूज किया था, तो ये फिक्स एसेट तो था, फिक्स एसेट तो था। अब फिक्स एसेट की टोटल कॉस्ट कितनी बन गई आपकी? इतनी, 33। क्यों? अब यहाँ पे भी अगर मैं और बाइफिकेट करूँ उसको, तो आपको देखो रियल कॉस्ट तो यही थी। ठीक है, ये सब क्या थे? एडिशनल एक्सपेंसिव। अब मैंने एडिशनल प्लस रियल को जोड़ के क्लब कर दिए, क्लब करके मैंने टोटल कॉस्ट कितनी दिखा रहा हूँ जी? 33,000 की फिक्स एसेट की कॉस्ट दिखा रहा हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ जी? क्योंकि आपका अकाउंटिंग सन कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर को सारा का सारा क्या कर दो? क्लब कर दो उसी फिक्स एसेट के साथ, इसलिए अपना ऐसा किया। ठीक है जी, क्लियर हुआ? और इसके ऊपर आप देखो, मैंने ये जो 1,000 है ये मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किए अभी, क्योंकि जो रिसर्च के खर्चे होते हैं, ये आपने इंटरेक्ट तरीके से एक रिसर्च किया कि मैं कौन सा मोबाइल खरीदूं, ये आपने रिसर्च किया है। तो जो रिसर्च के खर्चे होते हैं, रिसर्च के खर्चे यहाँ पे नहीं आते, ऐड नहीं होते, रिसर्च के एक्सपेंसेस में ऐड नहीं होते, या अलग से आप P&L में चार्ज करोगे। इसके अंदर और भी बड़ी सारी फेजेस होती है, डेवलपमेंट फेजेस होते हैं, ये अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है, इसको हम अलग से देखेंगे। मैं इसमें यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, डिटेल डिस्कशन हो जाएगा,
तो रिसर्च अलग कॉन्सेप्ट होता है, वो P&L में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बात होगी उसकी कॉस्ट की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको अब तो समझ में आ ही गया हो, तो मैं थोड़ा आपको पढ़ा दूँ। तो ये देखिए जी, लिखा जी हाउ टू डिटरमाइन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट। तो एसेट की कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे। ठीक है, लिखा जी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये तो मैं ऑलरेडी बोल, इसके बिना तो आप कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं सकते। यहाँ पे भी मैंने ट्रक का एग्जांपल ले रखा, आप हिंदी में लिखा, आप पढ़ सकते हो उसको, नोट्स मैंने नीचे फेसबुक में लिंक दे रखा, वहाँ से फेसबुक पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, फेसबुक में मैंने डाल रखा है इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे ये वाली चीज देखिए, लिखा है सो एज पर द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल ऑल एक्सपेंसिस। यहाँ पे ऑल से क्या मतलब है उसका, यहाँ पे ऑल से क्या मतलब, ऑल एक्सपेंसिव, ऑल मतलब जितने भी खर्चे आपने किए हैं, जितने भी खर्चे आपने इंकर्ड किए हैं, किसके लिए इंकर किए, एक्वायर करने के लिए या बाय करने के लिए। किसको बाय करोगे, एसेट को। कह रहे एसेट को बाय करने के लिए जो भी खर्चा आपने इंकर किया है, हुज बेनिफिट, जिसका बेनिफिट जो है एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा मिलेगा। ये जो एसेट आपने जो भी खर्चा किया इस एसेट को एक्वायर करने के लिए, उसका बेनिफिट जो एक साल से ज्यादा मिलेगा, शुड बी क्या लिखा है जी, शुड बी कैपिटलाइज। उसको क्या करोगे जी, कैपिटलाइज करोगे। यही रीजन था जो एडिशनल एक्सपेंसिस से 1,50,000 के, वो मैंने सारे के सारे क्लब कर दिए थे आपके 3 लाख के, 3 लाख के साथ में, क्योंकि ये हमारा क्या था एडिशनल एक्सपेंसिस, क्योंकि इसको मैं क्या कर रहा था जी, कैपिटलाइज कर रहा था। और ये मैं सिर्फ इसके लिए नहीं कह रहा, आप कहीं भी आपको खुद ही पहचानना पड़ेगा कैपिटलाइज होगा या नहीं होगा, इस तरीके से पहचाना जाता है। ये थे फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने डिटेल में डिस्कस कर दी थी डेफिनेशन, क्योंकि मुझे पता था इसके बिना आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको फिक्स्ड एसेट डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पता होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर पता होना चाहिए। अगर ये बेसिक्स आपको नहीं पता तो इसके बिना तो डेफिनेशन को समझना नहीं है। और रटवा में आपको रानी रट्टा मान ली, हमें हर चीज को डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ना है डिटेल। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे जरूर नीचे कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करूँ। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। अब मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ एक चीज। अगर हम यहाँ से भी पढ़ते हैं तो आप देखो, ये मैंने फॉर्मूला फॉर्मूला कह लो या फॉर्मेट कुछ भी कह लो, देखो यहाँ पे लिखा है अमाउंट एज्यूम की हुई है, मेरे एज्यूम अमाउंट है। ये देखो अमाउंट देखो, 1 लाख हमने कॉस्ट मानी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड कर रखी है, जीएसटी पेड ऐड कर रखी है, जितने भी खर्चे हैं घर पर लाने तक के, घर पर लाने तक के, किसी भी एसेट को घर पर लाने तक के, जब तक वो आपकी उस जगह पहुंच नहीं जाता जहां पे आपने उस एसेट को रखना है। ठीक है ना, जब तक उस जगह पे, उस अकोमोडेशन पे, उस प्राइमेसीज में ये पहुंच नहीं जाता, उसके जितने भी एक्सपेंसिस होंगे, ऑल एक्सपेंसिस जो होंगे, सारे के सारे आप क्या करते हो जी, कैपिटलाइज करते हो। सारे खर्चे उसको क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे। ठीक है, इंश्योरेंस की कॉस्ट ऐड की, रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऐड किए, कमीशन पेड ऐड किए, रोड टैक्स ऐड किए, इंस्टॉलेशन चार्जेस, फाइल चार्ज, सब करने के बाद टोटल कॉस्ट कितनी आई है जी, 5 लाख। ये सारा का सारा क्या होगा जी, कैपिटलाइज। और ये फिक्स एसेट की क्या बनेगी जी, कॉस्ट बनेगी। क्योंकि फिक्स एसेट की कॉस्ट 5 लाख है तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा जी, 5 लाख के ऊपर लगेगा, ना कि इसकी 1 लाख के ऊपर। तो यही इसीलिए हमने ये समझा था, तो 5 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाना, ना कि 1 लाख पे। तो ऐसा ना हो आप डेप्रिसिएशन 1 लाख के ऊपर चार्ज कर लो। अगर आपने 1 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया तो आपका आंसर गलत। इसलिए हमने ये सीखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट। यहाँ पे एक चीज और लिखी है जो मेरे को यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करनी है। यहाँ पे एक नोट लिखा है, यहाँ पे लिखा है एज्यूम जीएसटी पेड और नॉन रिफंडेबल नेचर मीन्स। ठीक है, मीन्स आगे लिखा हुआ है, मैं इसको आपको समझाता हूँ। जीएसटी पेड, एक्चुअल में जीएसटी पेड 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा जैसे, तो ये डिटेल अलग से चैप्टर आपने, एक आउटपुट टैक्स होता है, एक इनपुट टैक्स होता है। ठीक है, 2 तरीके के आउटपुट और इनपुट। आउटपुट क्या होता है, ये हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, ये गवर्नमेंट को पे करते हैं और ये गवर्नमेंट से मिलते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट से रिसीव होते हैं। ठीक है, अब लेट से आपका जो आउटपुट टैक्स था, आपका जो आउटपुट टैक्स है वो क्या है, 100 रुपये, और आपका जो इनपुट टैक्स है, ठीक है, वो है 50 रुपये। ठीक है, अब आउटपुट का मतलब क्या था, जो गवर्नमेंट को देने, और इनपुट का मतलब जो गवर्नमेंट से लेने। इसमें आपने गवर्नमेंट को 100 रुपीज देने और 50 गवर्नमेंट से लेने, तो नेट कितना पे करोगे, 50। 50 पे कर दो, बात करता हूँ। अब मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन समझाया कि कभी भी गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देती, इनडायरेक्ट तरीके से देती। तो गवर्नमेंट ने सेट ऑफ करा दिया, इसको क्या कहते हैं, नेट ऑफ। नेट ऑफ कर दिया उन्होंने, नेट ऑफ करके आपका पे कितना रह गया, 50 पे कर दो। ठीक है जी, अब मैंने ये क्यों समझाया, ये मैंने इसलिए समझाया, यहाँ पे लिखे जीएसटी पेड है नॉन रिफंडेबल नेचर। नॉन रिफंडेबल नेचर का मतलब ये जो आपने जो जीएसटी आपने अभी देखा है, ये जो इनपुट था ये 150 का,
ये जो इनपुट मैंने आपको दिखाया है 50 रुपीज़ का, ये जो इनपुट है 50 रुपीज़ का, ये यही है। अगर तो ये रिफंडेबल नहीं चाहिए, ये देखो आपको 100 रुपीज़ का आपने गवर्नमेंट को देने थे, आपने रुपीज़ गवर्नमेंट को 100 देने थे, उसमें तो गवर्नमेंट ने 50 माइनस कर दिया, एक तरह से यूँ समझो 50 आपको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। तो आपने पेंडिंग जो था रिमेनिंग 50 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे किए, ये आपने 50 गवर्नमेंट को पे किए। तो 50 आपने गवर्नमेंट को पे किए थे, ये जो 50 आपको याद हो, आपको गवर्नमेंट को देने थे 100 और 50 गवर्नमेंट ने आपको पे कर दिए, तो गवर्नमेंट से आपने रिसीव कर लिया ना, ये तो गवर्नमेंट ने आपको क्या कर दिया, एक तरह से रिफंड कर दिया। ये तो गवर्नमेंट ने आपको वापस दे दिया ना, ये तो गवर्नमेंट ने आपको वापस दे दिया, ये तो रिफंड कर दिया। तो गवर्नमेंट को आपने नेट पे कितना किया, 50, आपने तो गवर्नमेंट को 50 ही पे किया है ना, 50 तो गवर्नमेंट ने आपको वापस कर दिया। ये जो वापस कर दिया ना, ये जो रिफंड दे दिया, इसी की बात हो रही है। कह रहा अगर तो ये रिफंड वाला केस है, तो रिफंड वाले में देखो तो आपको तो पैसे वापस ही मिल गए, तो आपकी कॉस्ट कर रही, कॉस्ट तो तब होगी ना जब आपने खर्ची गई, तो आपको वापस मिल गई। जो चीज वापस मिल गई वो आपकी कॉस्ट थोड़ा ना होगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा, अगर तो जो जीएसटी आप पे कर रहे हैं जो, अगर तो ये नॉन रिफंडेबल नेचर है कि ये गवर्नमेंट आपको पे नहीं करेगी वापस, अगर ये गवर्नमेंट आपको वापस पे नहीं कर रही है, गवर्नमेंट आपको वापस नहीं दे रही है ये वाला पैसा, मतलब नॉन रिफंडेबल नेचर का है ये पैसा, तो आपको यहाँ पे जीएसटी ऐड करना है ये। तभी आप देखो, अगर ये नॉन रिफंडेबल नेचर का हुआ, तभी आपको इस जीएसटी को यहाँ पे ऐड बैक करना है। अगर ये नॉन रिफंडेबल नेचर का नहीं है, तो आपको ये यहाँ पे दिखाना पड़ेगा एज्यूम गवर्नमेंट पेड नॉन रिफंडेबल नेचर, ये मैंने माना कि ये नॉन रिफंडेबल है, ये गवर्नमेंट मुझे पैसा वापस नहीं देगी, इसलिए मेरी पोस्ट का पार्ट है, तभी मैंने इसको पोस्ट में ऐड किया। अगर ये मेरे को गवर्नमेंट से वापस मिल जाता, तो यहाँ पे ये आता ही नहीं, फिर मैं ये दिखाता ही नहीं। इसका मतलब पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जीएसटी का नेचर क्या है, रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल। वो तो क्वेश्चन में ज्यादा आपको कभी देखने को मिलेगा नहीं, आपको तो सीधा सीधा हमेशा ऐड ही करना है टैक्स। आपको ये सोचना ही नहीं है रिफंडेबल है नॉन रिफंडेबल, आपको तो हमेशा जब भी क्वेश्चन आएंगे पोस्ट के अंदर चुपचाप टैक्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। बट एक प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है, ठीक है, आपको यहाँ पे ऐड बैक कर देना है, ठीक है। या अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल, तो फिर ये कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पोस्ट ऑफ एसेट। तो चलिए जी, अगला कॉन्सेप्ट है जी डेप्रिसिएशन एट अदर टर्म एंड ऑल्सो कॉल्ड अदर सिमिलर टर्म सेम एज डेप्रिसिएशन। जैसे दो तरीके के एसेट थे, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा था कि एसेट जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है जी टेंजिबल, एक होता है जी इंटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल। टेंजिबल कौन से होते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, ये आपने पहले भी डेफिनेशन के अंदर पढ़ रखा है। ये कौन से होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, यही होता है जी, यही दो एसेट होते हैं। तो ये जो टेंजिबल एसेट होते हैं ना आपके, ये जो टेंजिबल, जब हम इसकी रिडक्शन की बात करते हैं, टेंजिबल एसेट की रिडक्शन की बात करते हैं, जब इसकी वैल्यू में जो रिडक्शन होती है, इसको बोलते हैं जी डेप्रिसिएशन, जो कि हमने अभी तक देखा और पढ़ा भी है। जब एसेट में गिरावट होती है, क्योंकि एसेट भी अब दो तरीके के, जैसे टेंजिबल इंटेंजिबल, जब टेंजिबल और एसेट में गिरावट होती है तो उसको नाम दिया गया जी डेप्रिसिएशन। बट जब इनटेंजिबल एसेट में गिरावट होती है, इनटेंजिबल एसेट जैसे मैंने जिनको टच नहीं कर सकते, इसके एग्जाम्पल क्या है, पेटेंट, पूमा जो है आपका, है ना, एप्पल, ये सारे ट्रेडमार्क जो होते हैं आपके, ये सब एग्जाम्पल है इसके। कॉपीराइट, ये सब क्या है, जिनको हम देख नहीं सकते, है ना, ये वो है जो आपके कॉपीराइट होंगे। और बताओ और कौन से हैं, है ना, अगर मैं और की बात करूं कॉपीराइट के अलावा, और बताओ एग्जांपल, सॉफ्टवेयर्स हो गए आपके, सॉफ्टवेयर भी इसी के अंदर। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं जी, इनटेंजिबल एसेट के एग्जांपल है। तो जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ, इनटेंजिबल एसेट होता है, इनटेंजिबल एसेट जो होता है, टेंजिबल में आपको जब इंटेंजिबल एसेट की अपनी वैल्यू घटे डेप्रिसिएशन, जब इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में डाउन आता है, जब इनकी वैल्यू में रिडक्शन आता है इनटेंजिबल एसेट की, तो इसको बोला जाता है जी अमोर्टाइजेशन। इसको क्या बोला जाता है, अमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन तो आपने देख लिया, फिक्स एसेट में जब रिडक्शन आती है टेंजिबल एसेट्स के अंदर, तब तो उसको कहते हैं जी डेप्रिसिएशन। जब अमोर्टाइजेशन कहते हैं, जब इनटेंजिबल एसेट के अंदर गिरावट आती है। इंटेंजिबल एसेट से जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, सॉफ्टवेयर हो गया आपका, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, और भी एग्जाम्पल का लाइसेंस हो गया, आपकी लाइसेंस भी आपका इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया भी था जब हम प्रोसीजर ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ रहे थे आईपीएल का, वहाँ पे मैंने आपको लाइसेंस का एग्जांपल दिया था, है ना। तो जब इनमें रिडक्शन आती है तो उनको बोला जाता है मोटाइजेशन। तो है दोनों सेम, कॉन्सेप्ट सेम है, डेप्रिसिएशन वैसे ही निकलेगा जैसे आप इंटेंजिबल पे निकालते हो, तो इंटेंजिबल भी वैसे लिखिए, बट उसका नाम क्या, अमोटाइजेशन। बस इतना सा फर्क है, उसका नाम क्या दे रखा है जी, अमोटाइजेशन।
ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन में क्या फर्क है? तो डेप्रिसिएशन में मैंने सीधा सीधा आपको बता दिया, जो टेंजिबल एसेट होते हैं उसके लिए डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, जो इनटेंजिबल एसेट होते हैं आपके उसके लिए अमोर्टाइजेशन बड़ी, ठीक है, अमोर्टाइजेशन। ऑल तो दोनों सेम चीज है, कुछ अलग नहीं, बस वो टेंजिबल और इंटेंजिबल डिफरेंशिएट किया हुआ है, ठीक है। और थर्ड है जी डिप्लीशन। यहाँ पे मैं डेफिनेशन में पढ़ा दूँ, ऑलरेडी डिस्कस किया, हम ऑलरेडी पढ़ ही रहे चैप्टर में, हमने डिटेल में डिस्कस किया। अमोर्टाइजेशन मींस रिडक्शन, किसकी रिडक्शन? इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट। जैसे एग्जांपल पेटेंट, सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, गुडविल भी इसी का एग्जांपल है। जब हम गुडविल पढ़ेंगे क्लास 12 में, वहाँ भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल के अंदर। थर्ड भी देख लेते हैं डिप्लीशन। डिप्लीशन क्या होता है? इट इज ओनली यूज फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, जो ऐसे एसेट जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो हमने बनाए नहीं है, जैसे काउ, ये आपको एग्जांपल दे रखा है, देखो काऊ का। अब काऊ कोई जो होती है ये तो नेचुरल है, अब ये कोई हमने बनाया थोड़ा ना है, किसी या किसी से ऑर्डर में थोड़ा ना बनवाई है, ये तो नेचुरल है ना। तो इस ये भी तो एक ऐसा, जैसे अमूल है, अब अमूल मक्खन बनाता है, दही बनाता है, तो इसके लिए इसमें बहुत सारी काऊ बुफेलो होंगी, है ना, तो वो इसके लिए एसेट है। काऊ बुफेलो इनके लिए क्या है? एसेट है। अब आपको लग रहा होगा कि इंसान भी एसेट होते हैं, अब जानवर भी एसेट होते हैं, तो आंसर इज तो ये भी हमारे एसेट क्रिएट करते हैं। तो काऊ अमूल कंपनी के लिए एसेट है। ये एक इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा गया था, क्या अमूल कंपनी के लिए काऊ एसेट है? तो आंसर इज यस, काऊ बुफेलो उसके लिए एसेट है, क्योंकि वो इन्हीं का तो यूज करता है इन सब प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फिर से वही आपकी जो फिक्स एसेट की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा रखी है, तो वो इस पे अप्लाई करती है, तो ये आपका एसेट है, फिक्स एसेट है। और इस पे होने वाले सारे खर्चे क्या होंगे? कैपिटलाइज होंगे, अगर फर्स्ट टाइम हो रहे हैं तो, ठीक है जी। अगर सेकंड टाइम हो रहे हैं तो वो रिपेंडेंट एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो कैपिटल करते हो, सेकंड टाइम में आप उसका रेवेन्यू मानते हो, ठीक है जी। तो काउ हमारा क्या है? एसेट है, नेचुरल है। तो इस पे जब डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब काउ की भी वैल्यू कम होगी, तो आंसर यस, ठीक है जी। तो इस पे अब आपको लग रहा होगा इसकी कॉस्ट क्या काउ की। अगर तो काऊ आपने बाय की है, कहीं से खरीदी है किसी से, तो उसकी कॉस्ट आ ही रही होगी। जैसे आपने 5 लाख 10 लाख जितनी भी काऊ खरीदी है, तो उसकी कॉस्ट आपको पता ही है। और फर्स्ट टाइम घर पे लाए, उसके सारे खर्चे ऑब्वियस एडिशन एक्सपेंस इसके अंदर क्या होंगे? ऐड होंगे। तो ये सारी की सारी आपकी क्या बनेगी? काऊ की कॉस्ट बनेगी फिक्स एसेट की, है ना। और अगर आपने खुद, जैसे इसने कोई बछड़े को जन्म दिया, इस काऊ ने कोई बछड़े को जन्म दिया, अब आपको लग रहा हो कोई डिटेल जा रहा है, तो आंसर ये हाँ बिल्कुल ये डिटेल है, ठीक है जी। ये अलग ही लाइन चला गया, अलग ही कॉन्सेप्ट चला गया। अब कहीं सोचा ही नहीं होगा, काऊ के बछड़े ने अगर जन्म दिया, तो बताओ क्या वो मेरा एसेट बनेगा? तो वो ऑटोमेटिकली यस, उसका एसेट बन जाएगा, ठीक है। वो ऑटो इसका एसेट बन गया, ठीक है। तो पहले ऑटोमेटिक इसका क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा। वो स्टार्टिंग से ही उसका एसेट रहेगा, ठीक है जी। तो इस तरह अब ऑब्वियस बात है, धीरे धीरे वो बड़ा होगा, बछड़ा बड़ा होगा, तो उसमें जितने भी खर्चे होंगे वो सारे क्या होंगे? आपके कैपिटलाइज होते चलेंगे। और उसके बाद का स्टार्टिंग में हो जब हुआ, वहां के खर्चे तो आपके कैपिटलाइज होंगे। उसके बाद के जैसे जब ये बड़े होंगे, वो सारे खर्चे जो आप धीरे धीरे करोगे, वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होते चलेंगे, है ना। तो इस तरीके से तो आपको पता नहीं, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं जिसकी वजह से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उनके ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। कोयला हो गया जैसे, ठीक है। कोयला, माइंस की जो खाने होती है, वहाँ भी उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, ठीक है। उनके ऊपर मैंने ये सारे आपके सामने नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल रखे हुए हैं, है ना। ये आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। नेचुरल गैसेस हो गई आपकी, लैंड हो गई, ठीक है। ये सारे क्या है? नेचुरल। अब लैंड कोई बना छोड़ ना सकता है, लैंड रिसोर्स ये तो प्रकृति है, बनी बनाई है ना। ये कोई बना छोड़ ना सकता है। अब क्या लैंड के प्राइस क्या कम या बढ़ते ही नहीं होते हैं? तो इस टाइप के ऊपर क्या लगाते हैं हम? डिप्लीशन, ठीक है। उनके ऊपर क्या लगाया जाता है जी? डिप्लीशन, ठीक है ना। वाटर रिसोर्स हो गया, नेचुरल गैस, ये वाटर क्या किसी ने बनाया है? ये तो नेचुरल ही है, एनिमल नेचुरल ही है। क्रूड ऑयल ये सब क्या हम समुद्र सी से जब निकालती है, किसी ने बनाया थोड़ा ना, ये ऑटोमेटिक है। फॉरेस्ट हो गया आपके, जंगल, है ना। तो ये सारी चीजें क्या प्राकृतिक जो चीजें होती है वो नेचुरल वाली, उस पर जब हम रिडक्शन की बात करते हैं, तो वहां पे वर्ड क्या आता है जी? डिप्लीशन। कि बाकियों में क्या आता है? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो ये तीन टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। बोलते इसका कोई यूज नहीं, बस आपको एक नॉलेज पर्पज के लिए पता होनी चाहिए। तीन तरीके के इसके अंदर डिफरेंसेस है, ठीक है। इसलिए मैंने ये पढ़ाया आपको। डिफरेंट इज ओनली यूज फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, और ये वाला इंटेंजिबल एसेट, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। टेंजिबल एसेट को यूज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। नोट्स आपको फेसबुक और इंस्टा पे मिल जाएंगे, आप उस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना, ताकि बाकी भी इसका फायदा उठा सकें। तो चलिए आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी, डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करना शुरू करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। जहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो लेक्चर को मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।